प्रिय विद्यार्थियों, प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशन पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने ये ई लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पूर्व के प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें माइक्रो प्रोपेगेशन किस प्रकार से एक प्लांट टिश्यू कल्चर की महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के रूप में उपयोगी है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा की थी। माइक्रो प्रोपेगेशन के क्या उपयोग हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। सेकंड पार्ट पर्टिकुलरली प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से रिलेटेड है और किस प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन विभिन्न विधियों के द्वारा कर सकते हैं। इसका विवरण हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। प्लांट जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन में बी डन बाय 3 मेथड्स: इन सिटू, एक्स सिटू एंड डीएनए बैंक्स। इन सिटू मीन्स कंजर्वेशन इन नॉर्मल हैबिटेट। पौधे के जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन हम अगर प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, और हम कह सकते हैं लेबोरेटरी के बाहर अगर हम करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन। और ये जो है रेन फॉरेस्ट, गार्डन्स, फॉर्म्स, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं इनको वहाँ पर ग्रो करके और वहाँ पर उगा करके उनका प्रोटेक्शन करके उसके जर्म प्लाज्म का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू मीन्स दे हैव टेकन फ्रॉम देयर फील्ड और नॉर्मल हैबिटेट एंड दे आर स्पेशली maintained in specific type of gardens, that are botanical gardens, in the form of seed collections, in vitro collections, where extension of micropropagation techniques. Here there are 3 types of storage are there: short term, medium term and long term. Short term storage in the normal growth in the cultures, then slow growth, then the medium term storage where growth retardants are used to slow the growth of the particular propagules, and whenever they are required, growth retardant are removed. And third, that is cryopreservation, और जिसे हम निम्न ताप संरक्षण कहते हैं, वो विधि इस्तेमाल की जाती है। और डीएनए बैंक्स, जहाँ पर इन सारे प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल वो स्टोर किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा प्लांट जर्म प्लाज्म का प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन किया जा सकता है। इन विट्रो कलेक्शंस, द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ इन विट्रो मेथड्स, द लिटिल स्पेस नीडेड, प्लांट आर फ्री फ्रॉम पेस्ट, पैथोजन एंड वायरसेस एंड विल रिमेन सो, नो ट्रांसफर लेबर अंडर स्टोरेज कंडीशन, stored cultures can be used as a nuclear stock for vegetative preservation, international shipping restrictions are lessened, no soil, pest-free plants. So in vitro means the cultures or the plant tissues are maintained under aseptic condition in laboratories in very little space. In a small flask we can store more than 100 shoots. So this is the method of in vitro collection. In vitro collection has the basic goals to maintain genetic stability, to keep an indefinite storage without loss of viability, must be economical. 2 or 3 types of systems are there, that is normal growth, slow growth and cryopreservation. Normal growth, it can be done either on semi-solid media or in liquid media. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कल्चर माध्यम के ऊपर ही हम कल्चर्स को इन विट्रो मेंटेन करें, तो वो अगर युक्त माध्यम पर अगर हम करेंगे तो वो सेमी सॉलिड मीडिया कहलाता है, और विदाउट अगर मीडिया करेंगे तो उसे हम लिक्विड मीडियम कहते हैं। उसके अंदर भी जो है कल्चर को जो है रखा जा सकता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इट इज़ सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन स्टेज इन माइक्रो प्रोपेगेशन। जब तक आपको आवश्यकता नहीं, आप प्लांट ना बनाएं और उसको मल्टीप्लाई करते रहें और आगे से आगे उन सूट्स का मेंटेनेंस जो है मल्टीप्लिकेशन स्टेज में करते जाएं। ऐसे केसेस के अंदर फ्रिक्वेंट सबकल्चरिंग रिक्वायर्ड होती है। और व्हेन एक्सिलरी बर्ड्स आर यूज्ड इन एक्सप्लांट, इट इज़ कंसिडर्ड एज जेनेटिकली स्टेबल। और अगर ऐसे कंडीशंस के अंदर अगर हम एक्सिलरी सूट्स या एक्सिलरी बर्ड्स को अगर काम में लें एक्सप्लांट की तरह, तो
वहाँ पर वो जेनेटिकली स्टेबल रहने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अन्यथा कैलस या अन्य किसी माध्यम से जब हम करते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आने की संभावना रहती है। तो नॉर्मल ग्रोथ कल्चर्स के अंदर हम सामान्यतः एक्सिलरी सूट प्रोलिफरेशन वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। स्लो ग्रोथ, it can store at least one semester and maximum 6 years without subculturing. Ways to achieve slow growth: addition of inhibitor or retardants, increasing osmotic potential of the media, manipulating storage temperature and light, that is cold storage 1 to 9 degrees centigrade, reducing light intensity, mineral oil overlay on the callus, और reduced oxygen tension। ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम स्लो ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, और स्लो ग्रोथ करके माध्यम को लंबे समय तक माध्यम के ऊपर हम पर्टिकुलर कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। लगभग 6 साल बिना सब कल्चरिंग के हम इनकी डिसीज को मेंटेन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, ऐसे केमिकल जो कि सेल डिवीजन की स्पीड को कम कर देते हैं और टिश्यू के इलोंगेशन को भी वो कम करने का काम करते हैं। causes plants to be shorter and more compact, interrupts cell division, stem elongation and seed head formation. Roots continues to grow, may reduce the natural GA3 or gibberellic acid, may produce more ethylene. So growth retardants are those chemicals which inhibits the growth by reducing cell division or by interrupting in the elongation of shoot tissues. Cold storage, that is storage at non-freezing temperature from 1 to 9 degrees centigrade, dependent on the species. Storage of shoot cultures stage 1 to 3 works well for strawberry, potatoes, grapes and for many other species. Transfer to fresh medium every 6 months or on a yearly basis. Advantages of the cold storage: it is simple technique to preserve high rates of survival, useful for micropropagation process, especially in period of low demand. Disadvantages: it may not be suitable for tropical, subtropical species because of the susceptibility of these to chill injury. It is an alternative with coffee shoot culture transferred to a medium with reduced nutrients and lacking sucrose. It requires refrigeration, which is more expensive than storage in cryopreservation. The in vitro storage of 10 degrees centigrade. The cultures are kept in low temperature and they are stored. Cryopreservation is the technique of storage of living tissues at ultra low temperature, that is minus 196 degrees centigrade, when cultures are kept for in liquid nitrogen, then it is called as cryopreservation. Conservation of plant germplasm, vegetatively propagated species, रूट्स है, ट्यूबर्स हैं, ऑर्नामेंटल फ्रूट ट्रीज हैं, इनके प्रोपेग्यूल्स को जो है क्रायोप्रोसेस में रखा जा सकता है। रिकेल्सिट्रेंट सीड स्पीसीज है, दैट इज होबिया, देन कोकोनट, कॉफ़ी। कंजर्वेशन ऑफ टिश्यूज विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मेडिसिन एंड अल्कोहल प्रोड्यूसिंग सेल लाइन्स, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म टिश्यूज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड म्यूटाजेनेसिस competent tissues, eradication of viruses, that banana and plum, conservation of plant pathogens by from fungi and nematodes. These are the various propagules which can be conserved, that is somatic embryos or the tissues which are being stored under culture condition. The preservation steps, cryopreservation is done. How? Selection, oxygen of plant tissues and organs, culture of source material, select healthy cultures, then apply cryoprotectants, pre-growth treatments, cooling and freezing, then it is storage, warming and thawing, then recovery growth, viability testing and post-thawing. These are various steps which are used to cryopreserve the propagules of plant tissues. Pre-culturing, usually a rapid growth rate to create cells with small vacuoles and low water content. This is pre-culturing.
Uh, then cryoprotection. Cryoprotectant like glycerol, DMSO, dimethyl sulfides, sulfokisida, PEG, polyethylene glycol, to protect against ice damage and alter the form of ice crystals. These are the substances which protects plant tissues from the injury by ice. Such chemicals also used as cryoprotectants. Then freezing, the most critical phase, one or two methods. Slow freezing allows for cytoplasmic dehydration. Quick freezing results in fast intercellular freezing with little dehydration. Then storage, usually in liquid nitrogen at minus 196 degrees centigrade to avoid changes in ice crystals that occurs above minus 100 degrees centigrade. Thawing, usually rapid thawing to avoid damage from ice crystal growth. And recovery, that is thawed cells must be washed of cryoprotectants and nuts baked to normal growth. Avoid callus production to maintain genetic stability. And these are the various methods for the conservation of germplasm by we can say normal growth, slow growth, then cryopreservation, and finally if we can try to maintain the DNA banks, gene banks are there where the important genes or DNA of the rare species or the endangered species or some important medicinal plants species, they are maintained in gene banks or DNA banks. In India, there is a laboratory like NBBGA in the Delhi for the germplasm conservation, where majority of the plant propagules which are being conserved there in New Delhi. So germplasm conservation is the another application of plant tissue culture where we can conserve the plant tissues in the form of various propagules, somatic embryos, or some in the form of the shoots. These tissue culture techniques applied there, and these propagules are maintained for a longer time. Whenever they are required, they are taking out of the cryoprotectants, and again they sent to their normal growth, and where the plants which we require can be obtained after preservation. So it is very good application of plant tissue culture for germplasm conservation. Thank you very much.